राव खालिद साहब, एहतजाज हुआ कल, उसके बाद पर्चे भी कट गए दफ़ा 144 और 16 MPO के तहत। मुज़ाकिरात के मंजरनामे पर आप क्या पेशरफ्त होते देख रहे हैं? वो जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी रिहाई के लिए जो एहतजाज करने आए थे वो अब गिरफ्तार होने जा रहे हैं। कैसी बात है। उन पे पर्चे हो गए हैं सारी जगह, सारे शहरों में तकरीबन। मैं जंग में देख रहा था शेख मुमताज़ अकरम और बाकी जगहों पे, जहाँ पे भी किसी ने कोई 2 बंदे निकले, चाहे 4 निकले, चाहे 50 निकले, वो सब पे यही काम हो रहा है। देखें, ईद से पहले अगर हम देखें तो ये एक हमें वाइब आ रही थी कि ये जो इत्तेहाद बन रहा है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और सारा चकज़ई साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी असद कैसर साहब मिल रहे थे, राब्ते हो रहे थे, उनको उस इत्तेहाद में लाने की कोशिश हो रही थी। और ये कहा जा रहा था कि ईद के फ़ौरन बाद ये मामलात जो हैं ये आगे चलेंगे, और ये एहतजाज जो है ना, एक जो मल्टी पार्टी इत्तेहाद है, ये एहतजाज का कोई प्लान तय करेगा, कुछ चीज़ें होंगी और सारा कुछ चलेगा। लेकिन हमने देखा कि वो इमरान खान साहब को यू टर्न कहा जाता है कि जी यू टर्न ले लिया उन्होंने, तो वो मुज़ाकरात वगैरह तो पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि जी हम नहीं मुज़ाकरात करेंगे, वही पुरानी उन्होंने बात दोबारा कर दी। और फिर अभी जो उन्होंने कल जो बात की है कि अगर हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे तो हुकूमत फारिग हो जाएगी, तो वो कह रहे हैं कि ये बेबस हुकूमत है, इनके पास इख्तियार भी नहीं है, और ये अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो जो मुतालबात हम बार बार जिक्र कर चुके वो ऐसे तायराना तौर पे देख रहे थे, इलेक्शन की धांधली पे, इलेक्शन की धांधली पे क्या वो कर सकते हैं, इनके केसेस के रिलीफ के हवाले से हुकूमत क्या ही कर सकती है, तो फिर किस लिए मुज़ाकरात करेंगे। दूसरा ये कि अपोजिशन जो है वो क्या करे, वो आराम से तो वो भी नहीं बैठ सकते ना, वो अगर चुप करके बैठ जाएंगे, अच्छा ठीक है जी मुज़ाकरात होंगे, देखते हैं कब होंगे, तो हुकूमत ने जैसे 4 महीने गुजार दिए हैं वो 4 साल और गुजार दिए किसी तरह से, तो अपोजिशन ने भी उनको ऑन द टोज रखना था, उन्होंने कोई ना कोई अपना कार्रवाई डालते रहना है, कभी एहतजाज की सूरत में, कभी पार्लियामेंट के एहतजाज की सूरत में, कभी अदलिया में जाके, तो वो सारा वो कर रहे हैं। लेकिन कल का जो एहतजाज इस्लामाबाद का है वो बड़ा सिम्बॉलिक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने तो था ही, लेकिन साथ वो इलेक्शन कमीशन से रिहाई का मुतालबा तो नहीं कर रहे थे, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट है बिल्कुल, तो वो उधर रिहाई का मुतालबा उधर कर रहे थे, इलेक्शन की धांधली का मुतालबा इधर कर रहे थे, तो वो दोनों तरफ उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की है कि कुछ तवज्जो करे इस पे। लेकिन बुनियादी तौर पे तो इंतखाबी धांधली और रिहाई पे फोकस है। अभी जो ये एहतजाज हो रहे हैं ये किस हद तक आगे चलता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि लीडरशिप कि कोई मुझे उस पर वाज़ेह नज़र नहीं आती, जो बाहर है लीडरशिप कि उन्होंने ये एहतजाज को कि फोकस क्या रखना है उसका, और किस तरह से इसको लेके चलना है। आया उन्होंने उस इत्तेहाद चकज़ई साहब वाले इत्तेहाद के साथ मिलके ये एहतजाज करना है, उससे अलहदा करना है, और अगर करना है तो किन इश्यूज़ पे करना है, और फिर अगर इत्तेहाद चलता है वो आगे तो वो किस तरह से चलेगा, उस पर भी डाउट्स इसलिए अब थोड़े से आने शुरू हो गए। फजलुर रहमान साहब से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, उसके बाद से थोड़ा सा इनको लगा होगा कि कोई डील ही ना हो जाए उधर। इसी तरह चकज़ई साहब भी उनसे बात करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो ये बहरहाल चीज़ें बीच में ऐसी हैं जो थोड़ी मशकूक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, आपने जो सवाल किया बुनियादी तौर पर, मुज़ाकरात का मुझे तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए जो एजेंडा पीटीआई का है, जो वो करना चाहती है, हुकूमत वो दे नहीं सकती, और हुकूमत जिन चीज़ पे मुज़ाकरात करना चाहती है, हुकूमत टाइम गेन करना चाहती है, वो चाहती है कि वो परफॉर्मेंस दे, 2 साल उसको मिल जाए, 2.5 साल, ताकि वो अपना जो है ना जो मकाम है लोगों के अंदर और पॉलिटिकल जो अपने स्पेस है वो वापस अपनी वो ले सके। तो ये कोई एक कह रहे मीटिंग पॉइंट बन नहीं रहा। ये अलग बात है, 4 बंदे उधर से बैठ जाए, 4 बंदे इधर से बैठ जाए, मीटिंग कर ले, क्योंकि कल का जो एहतजाज था वो सारा रिहाई के लिए था, तो आपको लगता है वहां पे कुछ हो सकता है? जी रिहाई वो तो यही कहते हैं कि मुज़ाकरात में मैं खुद बैठूंगा। अब मुझे बताएं, वो अगर शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब होंगे सामने, या जरदारी साहब होंगे, तो इमरान खान साहब बैठेंगे, या इमरान खान साहब के सामने वो बैठेंगे, तो ये भी एक बड़ा डायलेमा है कि किस तरह से ये चीज़ें होंगी। बहरहाल अगर वो रिहा भी हो जाते हैं तो वो मेरा ख्याल है तहरीक की तरफ जाएंगे, वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है राव खालिद साहब, एक तो ये कि चलें ये तो अच्छी पॉलिसी है कि बस्ते ख़त्म कर दी है, लेकिन इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस वक्त किस तरह के मसाइल दरपेश हैं,
और क्या कुछ इंट्रोड्यूस करवा के इस तरह सतही तौर पे नहीं बल्कि डीप रूट्स में जाके मसाइल को पकड़ के निकाल के खींच के बाहर फेंक के बेहतर की जा सके चीज़ें? कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं। पाकिस्तान बना उससे पहले भी और उसके बाद भी जो निज़ाम तालीम था उसमें ना इतनी किताबें थी, ना इतने बड़े बड़े बस्ते थे। कैसे कैसे लीडर हमारे यहाँ पैदा हुए, कैसे कैसे दानिश्वर, कैसे शायर और अदीब और सहाफ़त के शुबा में भी बाकी भी आलम अगर आप देख लें तो उसके मुकाबले में ये सारा जब निज़ाम इंट्रोड्यूस हो गया उसके बाद आप देखें हम तो कहते रिजाल की अब बात होती है हर शोबे में कि जी वो है ही नहीं, ब्रेन ड्रेन हो गया, अगर कोई काम का बंदा है तो वो बाहर चला गया। तो मसला ये है कि हमने जो तरीक़ाकार है तालीम का और तालीम के साथ तरबियत का उस पर तवज्जो देनी छोड़ दी है। बज़ाहिर ये नज़र आता है। अच्छा। अगर तवज्जो दे रहे होते तो वो उसी निज़ाम से ही उसको हम बेहतर कर लेते। नए डिसिप्लिन आ गए, यकीनन आते हैं, हमेशा आते हैं, IT आ गई या और चीज़ें आ गई उसमें, तो वो आप उसको उसी तरह से मॉडिफाई करते जाते हैं अपने सिलेबस को और चीज़ों को। बिल्कुल। लेकिन जो बुनियादी जो बच्चों की ग्रूमिंग से लेके आगे पढ़ाने तक जो बातें होती हैं वो बस्तों से थोड़ा होती हैं। वो तो आपके पास क्वालिटी ऑफ टीचर कैसी है, आपका सिलेबस कैसा है, आपके पढ़ाने के जो तरीकाकार हैं वो किस तरह के हैं। जो हमारे ज़माने में होता था, पहली जमात में एक कायदा होता था और एक तख्ती होती थी बैग में, और गाची होती थी और कलम होते थे, दवात होती, ये टोटल एसेट्स होते थे। तो अब आप देख ले क्या होता था, अब तख्ती आपने करनी है, उसको पोछा लगा के तैयार करके कायदे से आपने उसको अल्फ़ाबेट हैं उसके वो आपको पूरने डाल के देते थे, वो कच्ची पेंसिल से उसके ऊपर आपने कलम से अपना खत ठीक करना है। अच्छा। तो ये होता था। दूसरी में आगे हिसाब किताब आ जाता था थोड़ा बहुत, फिर आगे थोड़ी सी तारीख पढ़ा देते थे हमें, और वो तारीख असली वाली होती थी, वो मुताला पाकिस्तान वाली तारीख नहीं होती थी। तो इस तरह करके आप फिर 5वीं में जाके आप हिसाब के जो बड़े मकबूल हिसाब होता था, बड़ा मशहूर, उस पर ट्रिकी क्वेश्चन जो अभी A लेवल पे पढ़ाया जाता है वो 5वीं में पढ़ा दिया जाता था, क्योंकि बच्चे को बोझ नहीं डाला जाता उसके ग्रेजुअली। जुबान का बड़ा मसला हमारा, अंग्रेजी मीडियम और फलां, एज ए लैंग्वेज क्यों नहीं हम पढ़ाते उसको, हम एज ए लैंग्वेज पहली क्लास से आप शुरू करते जी लैंग्वेज है, अब उसमें फेल हो गए तो आप फेल ही हैं फिर। ये उसको वो कंसीडर नहीं किया जाता। बाकी 100 नंबर ले लें, इंग्लिश में अगर 33 नंबर नहीं आए तो आप फेल तस्वर किए जाते हैं। तो उसको लैंग्वेज के तौर पे आप ट्रीट करें, लैंग्वेज के तौर पे। जिस मुल्कों में अंग्रेजी में नहीं पढ़ाया जाता वहाँ के लोग क्या अच्छे स्टूडेंट नहीं होते, अच्छे पढ़ते नहीं हैं। और जहाँ तक ये बैग ख़त्म करने की बात है, ये भी कुछ ड्रामा ही लगता है मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर वो उनको लॉकर्स बना दिए जाएंगे, वहाँ उनके बस्ते रख दिए जाएंगे। तो ये बस्ता खत्म नहीं हो रहा, बुनियादी तौर पे सिर्फ ये कि उसकी जगह घर की बजाय वो वहाँ पे आ जाएगी। लेकिन बड़ी अच्छी एक स्टडी थी महाराष्ट्र में 2015 में, चेंज किया गया सारा कुछ किस वजह से कि ये बच्चे का वजन से 10% से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए बस्ते का, वरना उसकी कमर, रीढ़ की हड्डी और घुटनों पे इम्पैक्ट आता है, उसका उसके जहन पे इम्पैक्ट आता है। ये स्टडी थी पूरी, जिसके बाद महाराष्ट्र में बड़े ड्रास्टिक उन्होंने स्टेप लिए और उन्होंने कहा जी 10% वजन से ज्यादा बच्चे के वजन से हो ही नहीं सकता बस्ता। तो ये एक उसका ये पहलू भी है यकीनन जो नज़्म साक़ साहब ने जिक्र किया। लेकिन हमें तालीम और तरबियत के ऊपर हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है। बिजनेस मॉडल आ गया है डिफरेंट किस्म का, जिसमें सरकारी प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे कहीं पे वो लेवल ऑफ एजुकेशन हमें नज़र नहीं आता जो एक अच्छी कह लें कि आपको ज़हीन सियाने अच्छे तरबियत याफ्ता चाहिए स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में टीचर्स भी से जाके काम कर टीचर्स की भी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त तरबियत करने की, उनको भी बेहतर टेक्निकल टीचर्स की ट्रेनिंग कर करके थक गए। इतने प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग के, बाहर की फंडिंग से, वो भी कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता नजर आ रहा। मेरा ख्याल ओवरऑल तवज्जो जो सही बात की हमारी तवज्जो शायद है ही नहीं